तो शुक्रिया आप सभी लोगों का बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थोड़ा सा ऑडियो आप भैया जी कहीं मैं एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मुझसे लोग पूछते हैं कि बहुत दिन हो गए दिल्ली में, आप कुछ बाहर निकलने की कब सोच रहे हैं। यकीन मानिए हाँ, इस बार मैं अगर मैं जोड़ रहा हूं तो नवंबर से या दिसंबर के बाद से मैं नहीं गया कहीं, और बड़े लंबे समय से मैं यहां पर मौजूद हूं। लेकिन हाँ, बहुत जल्द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ रुख होगा। एक छोटा टूर करेंगे, अभी इलेक्शन नहीं, लेकिन इलेक्शन से पहले की बातचीत होगी, जरूर उस तरफ रुख होगा और बातचीत का सिलसिला वहां जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मुझसे ये बात तवक्को रखते हैं कि मैं वहां उस तरफ रुख करूं। बहरहाल जो आज यहां पे मौजूद हैं, कुछ नए चेहरे भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे चेहरे भी दिख रहे हैं जो अपनी मूंछों को बढ़ा हाथ दे रहे हैं। जरूर अच्छा लगता है मुझे, जो लोग आए हैं मैं उनसे जरूर दो चार बातें जरूर होंगी। फर्जी वाले मूंछों मत करिए, फर्जी वाले नहीं, असली वाले मूंछों को मैं बात कर रहा था। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे एक बार तारुफ करा दूं, आपसे परिचय करा दूं। जो हमारे साथ आज मौजूद है, ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश शर्मा जी राहुल प्रियंका गांधी सेना से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। SK दत्ता राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, कांग्रेस को भी और भाजपा को दोनों को ही संभाल। मैं समझ में आ गया, खूंटा आप ही हैं जिससे बंधे हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी नाजिम खान साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। दिव्यांशु पांडे साहब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और हमारे साथ शो में अक्सर मौजूद रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिव्यांशु। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमित श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अंकित NGO से यहाँ पर मौजूद, जो तमाम सारे लोग, जैसे आज आप मौजूद हैं कि बच्चा खो गया, दोनों भाई बच्चे भी मिले नहीं। जी अंकुर, आप जरूर इस पे एक बार गौर करें, बात करें कहां तक हो सकता है, कितनी बात हो सकती है, अंकुर जरूर करेंगे, मुझे शो के बाद बताएंगे जरूर। कहां से आना हुआ सर आपका? गाजियाबाद से। तो कुछ कहना चाहते हैं शो के बारे में, अपने बारे में, कोई बात जो लगती है कि देश के बारे में अच्छी है? बाकी मैं मुद्दे पे तो आऊंगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई मुद्दा हो, आपकी अपनी कोई बात हो तो जरूर कहें, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जी आप बोलेंगे? आप बोलेंगे? तो दोनों लोग तय करिए कौन बोलेगा पहले। जी कहाँ से आना हुआ? अशोक विहार। अशोक विहार। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका, क्या करती हैं आप? कॉलेज। कुछ बोलना चाहती हैं? मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो दो सिंगर्स थे बहुत ही अमेजिंग वॉइस थी। क्या बात है, बहुत अच्छा। और मुझे अच्छा लगता है ये भी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए दूसरे? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? रानीबाग से, गाजियाबाद से। कैसे आए इधर घूमते हुए? पहुंच गए? हाँ जी, घूमने आए। तो आज मोदी जी ने जब बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जो डर गया वो मोदी नहीं, मतलब जो डर गया वो मोदी नहीं। और जो दूसरी बात उन्होंने कहा, देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोल कर सुन लेनी चाहिए, देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कहां से आना हुआ भारत माता? आर्यानगर से। आर्यानगर दिल्ली। आर्यानगर दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? कुछ नहीं, खाली हूँ। खाली? तो जितने खाली हैं वो आज हमारे शो में मौजूद हैं। हाँ जी, जो प्रतीक भाई का शो देख रहा है वो खाली है ही नहीं, क्या हो ही नहीं सकता खाली। बहुत अच्छा, अपना आनंद। और बताइए कवि कैसे हैं? कोई कविता लिख के लाए हैं? जी कविता तो रोज मेरी तैयार रहती है। आज क्या कविता है, सुनाइए। आज मेरी राहुल गांधी जी का, आज सुबह देख रहा था मैं, हाई कोर्ट का जो आया है कि आज क्या उनकी रद्द कर दी है। हाँ मैं सोच रहा था थोड़ी देर बाद आऊं, लेकिन इन्होंने कभी तो आगे ही चलता है ना, तो ये आगे ही चल गए। मैं आ रहा हूँ। जी। वो दरअसल राहुल गांधी जी से गलती नहीं हुई है, वो पिछले 55 साल का एक दौर था जिसको वो पचा नहीं पाए, क्योंकि युवराज हैं, तो उनसे गलती एक बार नहीं हुई है, उनसे गलती हुई है कम से कम 6 बार। खासकर टिप्पणी की 2014 में, 2015 में, 2018 में, फिर 2018 में,
फिर 2019 में, फिर 2019 में, तो 6-7 बार गलती करे हैं, लेकिन उनको सजा सिर्फ एक ही कोर्ट से हुई है। तो उसमें मेरी 2 पंक्ति लिखी है मैंने कि माननीय नेताओं का भैया क्यों अपराध मैं जरा मैंने लिखी है व्हाट्सएप पे इतना ही लिखा था। ये जब भी आते हैं व्हाट्सएप देख के ही आते हैं। किसी ने बोला कि आजकल के कवि अच्छे क्यों नहीं हैं? बोले जैसे नेता है वैसे ही कवि हैं। बोले कि आजकल के कवि कविता क्यों नहीं सुनाते हैं? बोले जितने चुटकुले आप हैं उतने ही चुटकुले कवि हैं। ऐसे तो कवि हैं, बताओ। कवि वो, मैं उसको कवि। जवाब है पहले, अब जवाब इधर होगा। प्रतीक जी आपने बात बहुत अच्छी, ये बड़ी धारदार शो है, इसमें अगर चूक गए तो चूक गए। अब तुम चूक गए हो जी। देखिए आपने बात करी थी प्रधानमंत्री जी की, अभी महाराष्ट्र में आपने देखा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अजीत पवार जी आपकी गोद में आ गए, 9 मंत्री आपकी गोद में आ गए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो वही थे, क्योंकि आपने तो नाम लिया था मंच से भाई कि मेरे में भ्रष्टाचारी नहीं है। तो अब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है, इन पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जितने भी दंगाई हैं, जितने भी तमाम मुकदमे चल रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर लो। बाइज्जत बरी, बिल्कुल बाइज्जत बरी। कार्रवाई तो होगी। हाँ जी, कार्रवाई तो होगी, अभी नहीं तो तजुर्बा कहता है कि कार्रवाई होगी। इनके ऊपर जो इन्होंने गलतियां करी हैं, इनको करना भुगतना पड़ेगा। जो गलतियां की है भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा है। अच्छा, तजुर्बा ये कह रहा है कार्रवाई। जगदीश शर्मा जी क्या कहते हैं? राहुल प्रियंका गांधी सेना। देखिए प्रतीक जी, 4 महीने में मुकदमा भी, कवि जी कविता याद करो। अब नहीं, खुद की लिखी अगर है तो बगैर पन्ने के सुनाओगे जी। 4 महीने में मुकदमा भी दर्ज होगा, सुनवाई भी होगी और सजा भी होगी। कमाल है मोदी जी का तड़पना, जल्दी से भागना। हजारों करोड़ों केस ऐसे पड़े हैं जो डेट पर डेट सड़ रहे लोग 30-30 साल से। इतनी भी क्या जल्दी थी? एक डर था। वो आदमी कह रहा है जो डर रहा है वो किससे? वो तो न्यायालय के अंदर फोरम में केस आया। भाई लोहिया केस की भी बात कर लो, वो जज था। सारे जज ऐसे डरा दिए कि मोदी कहना है, कानून संविधान का मजाक उड़ाना है। देखिए भाई, अगर कानून और न्याय व्यवस्था पे टिप्पणी करें तो जरा समझ के करें जी। आपत्तिजनक शब्द है। हमारे देश में जुडिशियरी अलग है और जुडिशियरी पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो। संविधान का तौहीन होता है अगर जुडिशियरी पे कोई किसी तरह का हस्तक्षेप करे। अब बात आती है, जो बाबुल जैसा सोच रखेगा और सोच रखेगा उसको बाबुल जैसा सजा भी मिलेगा। बाबुल नहीं बबूल। हाँ जी, हाँ। सर पूछिए ना कि इन्होंने बैंक में बोला हुआ था जो भी विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको 7 साल की सजा होगी या पैसे लेके आएंगे मंगाएंगे। अब ये जब इलेक्शन आ रहा है तो ये बोल रहे हैं क्या कि 10% में सेटलमेंट कर दो। वो क्या गए, वो पैसे कहाँ जाएंगे? कौन से एक बार विलफुल डिफॉल्टर वाले, जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं बैंक के, उनको बोले थे कि 7 साल की कारावास होगी या पैसे आएंगे। आप कहाँ काम करती हैं? कहीं काम नहीं करती। अरे बड़ा अच्छा पढ़ाई करती हूँ। बड़ा जबरदस्त सवाल आप पूछती हैं। जो विलफुल डिफॉल्ट, बड़ा अच्छा सवाल। क्या नाम है आपका? नीलम कुमारी। वाह नीलम जी, कहाँ की रहने? बिहार की? जी सर। बिहार के आदमी के पास 3 पाव ज्यादा होता है यहाँ पे। हम सबके पास 1-1 पाव, बिहार के पास 3 पाव, 4 पाव तो तुम्हारे पास है। आ रहा हूं। गजब है, बड़ा अच्छा सवाल। विलफुल डिफॉल्टर्स में सवाल पूछा जी। बोलो कवि जी। इन भाई साहब ने जो बोला मेरे लिए कि व्हाट्सएप में पढ़ के आता हूं। शर्म है कवियों के नाम। द्वारका में रहता हूँ। नाक कटवा दी तुमने। मैं द्वारका में रहता हूँ दिल्ली में। अगर एक भी कॉपी हो तो मैं दिल्ली से चला जाऊंगा छोड़ के। अरे कॉपी तो हाथ में लियो। माननीय नेताओं का क्यों भैया गाली का अधिकार हो, सूरत को दोहराना साहब जब भी ऐसा बात हो। नहीं, कविता नहीं बन पा रही है अभी तुमसे, कविता नहीं बन पा रही। मैं आया जस्ट अ मिनट। जनाब अली, कहाँ से आना हुआ था? मैं आ रहा, हुजूर आया। मुंबई। आप हैं कवि, चोखा कवि हैं आप, बिल्कुल एकदम जी। आया महाराष्ट्र मुंबई जुल्फिकार। महाराष्ट्र मुंबई से जुल्फिकार आजमी।
जुल्फिकार आजमी साहब, जनाब किस तरह से यहाँ पहुंचे? किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं अपने पर्सनल काम से आया हूँ, लेकिन मैं सामाजिक संस्था चलाता हूँ, महाराष्ट्र विकास मंच। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भैया जी कहीं शो में, बहुत बहुत स्वागत है जी। जनाब कुछ किसी मुद्दे पे किसी बात पर कहना चाहते हैं? बीजेपी और कांग्रेस दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। जरूर करिए। और पहला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से है। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से, प्रवक्ता खड़े हैं सामने। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं मैं उनको सजा दूंगा, उनको केस में जेल में डाल दूंगा, केस होगा तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी वहां पे स्पीच करके ये कहते हैं 3 दिन पहले और 3 दिन के बाद उन लोगों को शपथ दिलाते हैं अजीत पवार जी को कि सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव घोटाला और खनन घोटाला, और 3 दिन के बाद उन्हीं लोगों को शपथ दिलाते हैं जो महाराष्ट्र के भ्रष्ट लोग हैं। और छगन भुजबल तो 2 साल तक जेल में थे और 70,000 करोड़ का घोटाला लगाने के बाद ऐसा कौन सा पाउडर उनके पास है, वॉशिंग पाउडर, जिससे भारतीय जनता पार्टी करप्ट नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को धुल करके साफ कर देती है। इसके बाद मैं सवाल करूंगा कांग्रेस। महाराष्ट्र से जुल्फिकार साहब आए हैं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विकास पार्टी है आपकी, महाराष्ट्र विकास मंच संस्था है, महाराष्ट्र से आना हुआ उनका। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं तो सर 400 पार। हाँ, मैं तो दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से हैं क्या जनाब? क्या नाम हो गया साहब? अथर खान साहब। जी जनाब अली, बोलिए। सेवा पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, मतलब जरूरी नहीं आज ही पूछा जाए सवाल, कल होशो हवास में भी पूछा जा सकता है। अगर आज ज्यादा है कुछ मामला तो कल उसको बराबर करके पूछा जा सकता है, तो कोई बात नहीं, ये अपना ही हिस्सा है और मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी बोलो। जी, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड कि आखिर गले क्यों लगाया? आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे पहले मैं सारे जनता को प्रणाम। आ रहे हैं आप लोग की किस तरह का डिस्टर्बेंस है ये? ऐसे डिस्टर्बेंस तो मैं जंगल में मेंढकों को देखता हूँ, इस तरह का डिस्टर्बेंस करते हुए। अकल बाजार में बेच के आए। एक मिनट, आराम। अकल बाजार में बेच के आए या सुनने की क्षमता नहीं है? सुनो अभी आप। पहली बात, जो डर गया वो मोदी नहीं है, जो विकास के लिए अड़ गया वो मोदी है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय आपका है और महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि राहुल गांधी जी को कोर्ट ने उनकी सजा को खारिज किया। और दूसरी बात, ये संस्कार नहीं अनवर, ना मैं तुम्हारा सवाल है भाई अनवर, मैं सवाल पलट के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जी। दूसरी बात, मैं सब विषय पे एक एक करके आता हूं क्योंकि उन पार्टियों में से हूं जो ये कहता है जवाब देना जानता है, सुनना भी जानता है। मैं राहुल गांधी जी कहते मैं सावरकर नहीं हूं। अरे सावरकर क्या आप नाखून तक नहीं बन सकते? क्योंकि 1904 में अभिनव भारत करके देश की प्रतिष्ठा सावरकर ने बनाई। 1905 में जब विभाजन हुआ बंगाल का तो विदेशी वस्तु की होली जलाई, वो सावरकर थे। और 1907 में इंडिया हाउस के सामने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जयंती मनाने वाले सावरकर थे। और एक बात करते हैं भ्रष्टाचारियों को मिलाने की बात। आया आराम से सर अनवर नहीं, पहले तो आप बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, आराम तसल्ली के साथ। पानी इसीलिए दिया गया कि अपना दिमाग ठंडा रखेंगे। जी जगदीश जी बोलिए, मैं आ रहा हूं। देखिए, जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से पता गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज आप जनता की आवाज देख रहे हैं। राहुल गांधी को जरूरत नहीं है, पर इस जनता की जरूरत है। झूठे और अंधभक्तों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जोर की मोदी बोले, देश राहुल बोल रहा है। इस बात को आप समझ लेना चाहिए। ठीक, वन बाई वन। जी सर, बात सावरकर पे निकली। एक मिनट रुको भाई जी। बात सावरकर पे निकली है। वो सावरकर जिसको इंदिरा गांधी जी इनके सम्मान में डाक टिकट जारी करती है, वो सावरकर जिनका स्मारक बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी पैसे देती है, वो सावरकर जो मदन लाल ढींगरा को पैदा करता है। और बात करते हम सॉरी नहीं बोलेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सॉरी आपने बोला, लेकिन
इंदिरा गांधी जिस व्यक्ति को सम्मान देती है, उसके द्वारा बनाए हुए पार्टी का नेता यदि अपमान की बात करता है, तो आज मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता हूं। आप आते हो अपने पार्टी के नेता को खुश करने के लिए, 10 वोटर आपसे नाराज हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रही है। मैं बात वही करना चाहता हूं। आराम से आराम से, आराम, मैं पूछूंगा, आराम से तसल्ली कर, सवाल नहीं, आराम से, सवाल से ज्यादा जरूरी है आराम। जी, 1 बाय 1 कांग्रेस नीरज कांग्रेस से। जी प्रतीक जी, आज भाजपा के फुल टाइम प्रचारक और देश के पार्ट टाइम प्रधानमंत्री जी जब सुनिए ना प्रतीक, मैं सुन तो लूंगा, ऐसा नहीं कहते, मैं विनम्रता रखनी चाहिए, विनम्रता। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। सुनिए ना, वो फुल टाइम प्रचारक तो हैं, ये तो मानेंगे, फुल टाइम प्रचारक हैं भाजपा के, ये तो मानेंगे। सरकारी टाइम आप क्यों कहते हैं? सरकारी संवैधानिक पोस्ट को क्यों कहते हैं आप? सरकारी कार्यक्रम से भाजपा की नीति की जब बात करते हैं तो फुल टाइम प्रचारक बन जाते हैं। उससे अलग उन्होंने आज क्या कहा, जो डर गया वो मोदी नहीं। मुझे ऐसा लगा प्रधानमंत्री जी को नए चश्मे की और एक कान के सुनने की मशीन की, 2 चीजों की जरूरत है, क्योंकि पास में होता हुआ भाजपा का भ्रष्टाचार, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो और ताजा महाराष्ट्र का हो, वो दिखता नहीं है। तो नया चश्मा तो चाहिए। और मणिपुर की जो चीखें हैं जो पिछले 65 दिन से आ रही है, वो प्रधानमंत्री जी के कान पर नहीं पड़ती, तो एक सुनने की मशीन भी चाहिए। और जो डरने की बात है प्रतीक भाई, सुनिए, पिछले 60 दिन में 2 बार बताता हूं, आदमी का नेचुरल इंस्टिंक्ट जब वो डरता है वो मौन हो जाता है। बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई, हजारों लोगों को वहां पे आज भी ढूंढा जा रहा है, सैकड़ों मर गए, मोदी जी ने कुछ बोला नहीं। और जब बात आई प्रतीक जी इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को साथ लेने की, मोदी जी चुप हैं। मणिपुर जल रहा है, मोदी जी चुप हैं। मोदी जी राइट, आराम से 1 बाय 1 जी, क्या नाम है भाई तुम्हारा? बोलो। आशीष कुमार, राजस्थान से। पिताजी जब पूछते नाम तो हंसते हो तुम। जी आया 1 बाय वेरी। मोदी जी अगर फुल टाइम भाजपा के प्रचारक है और पार्ट टाइम प्रधानमंत्री है, मनमोहन जी तो फुल टाइम भी नहीं थे, पार्ट टाइम भी नहीं थे, गंधारी थे वो। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। गांधारी शब्द कोई अपमानित शब्द नहीं है, वो हमारे देश के महारानी रही है किसी जमाने में, कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। अब बात आती है, यहाँ पे अगर औरंगजेब की बात होती है, जिन्ना की भी अगर बात होती है इस देश में, तो सावरकर का बात छाती ठोक के होगा, रोक के देखा है कोई? किसकी अंदर हिम्मत है कि सावरकर की बात पे रोक के दिखाए, खून की लाली हो जाए? क्या दत्ता? सीधी धमकी दे दी। नहीं, ये गलत। दत्ता जी ये गलत, ये गलत है। हाँ? फिर वो हिंदू मुसलमान पे आ गए, जवाब नहीं दे रहे, वो अजीत पवार पर जवाब नहीं दे रहे। वंदे भारत कब जाएगी? नहीं, दत्ता जी ये खून की और ये सब बातें गलत, ये सब गलत बात है, ये सब गलत। कहाँ से आना हुआ साहब? आप भी वही हैं जी? कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? प्लीज साइलेंस। क्या भाई कर रहे हैं भाई आप? चुपचाप खड़े रहो, आऊंगा आराम से। जी नाम? सर मेरा नाम ही शुभ है। शुभ है? वाह क्या बात है, नाम ही शुभ है। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं आपको। और क्या करती हैं आप? सर मैं मीडिया में ही हूँ, हमें कहा जाता है कि आपका शो देखा जाए ताकि और बेहतर तरीके से सीखा जाए कि ऑडियंस से कैसे। देखो ये देख लो शो, लड़ाई हो रही है यहाँ पे। पूरा पागल हो गए हो क्या? यहाँ उधर खड़े हो चुपचाप। आपको मीडिया की स्टूडेंट हैं, आपको ये कहा जाता है कि जाइए भैया जी कहीं का शो देखिए, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना कटाते हैं मेरी जी। तो मास मीडिया का कोर्स कर रही हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। शो देखिए और शो के बाद कुछ अच्छा लगे तो बताइएगा, और नहीं अच्छा लगे तो वो भी बताइएगा, जरूर बताइएगा जी। कहां से?
चावल बेचने वाले ये जो अच्छा नहीं लगे, जो यहाँ का शो में जो अच्छा नहीं लगे, एक आदमी एक दो को तो बांध के हम आपके घर में दे देंगे, ले जाइएगा उनको। देखो जी प्रतीक जी, यहाँ पर अगर सावरकर की वीर सावरकर की अगर बात, ज्यादा जब बोलते हो तो बेवकूफ नजर आते हो तुम। बिल्कुल सच में हर एक वह व्यक्ति जो वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है, मैं ये कह सकता हूं कि वह व्यक्ति वीर सावरकर के विषय में कुछ भी नहीं जानता। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि एक ही समय पर दो व्यक्ति जेल में थे, एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे वीर सावरकर। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे जेल में थे जहां उन्हें ऑमलेट और टोस्ट मिलता था, जहां से आप कोई भी एक जेल बताइए जहां से व्यक्ति स्वतंत्रता से अपनी बेटी को पत्र लिख सकता हो। जवाहरलाल नेहरू को यह उपलब्ध था, यह पूरा उन्होंने कहा था कि मुझे वो कलम और वो किताब मिले पढ़ने के लिए। और अंग्रेज इतना प्यार करते थे कि उनने यह मान लिया, और वहीं वीर सावरकर को एक काली कोठरी में इतने वर्षों तक रखा। वहां जाकर तो कोई देखे सेलुलर जेल में वो। ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि पैर भी सीधे नहीं हो सकता। हाँ। पानी पीने की क्या व्यवस्था थी ये मालूम है क्या जो कहते हैं वीर सावरकर के विषय में? इन्हें कुछ भी पता नहीं है। अब मैं आता हूं इस विषय पर कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और ये समस्या महाराष्ट्र की क्या है, बहुत समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में जब ये कहते हैं कि अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए तो क्या साफ हो गए, तो यह कल जब वो ज्वाइन नहीं किए थे एनडीए तब यह क्या कह रहे थे इनको सजा दे दो? क्या इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ये अपना आईना तो देखें, अपना चेहरा आईना में देखें। वह व्यक्ति तब तक साफ है जब तक वो एनडीए में नहीं है, और जैसे ही वह एनडीए में चला गया वह अपराधी हो गया। ये वकील लोग भी बड़ा तर्क खोज के लाते हैं। ये वकील भी बड़ा तर्क खोज के लाते हैं। एक वकील ने किया, दूसरा ये वकील ये भी हैं। जी आया, बीजेपी आया, सर नीचे नहीं रहते, आ रहा। प्रतीक जी, मैं दो बातें कहूंगा। हाँ। पहली तो इन्होंने ये बहुत कन्वीनियंटली मिस कर दिया कि उनको भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे। अजीत दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, ये इनके नेता कहा करते थे। और सावरकर के ऊपर बहस नहीं है। मैं सावरकर के बारे में आपको कुछ बातें बता सकता हूं, लेकिन बहस नहीं है। क्योंकि वो बामशक्कत जेल करते थे, वो सुपरिटेंडेंट के प्यादे का काम भी करते थे। और उन्होंने, सुनिए सर, ये कहना अपमानजनक है। आज हाई कोर्ट ने, सर इनमें एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने सावरकर पे मैंने इंटरवेंशन इसलिए किया कि सावरकर पे आपने बोला, मैं दे दूंगा। नीरज शब्द मुझे क्लैरिफाई करने, नीरज मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। प्यादा शब्द मैं अपनी डिबेट से हटाता हूँ। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। बिल्कुल हटाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिक्टली हटाता हूँ। जी प्रतीक जी, सावरकर के ऊपर बहस नहीं है, लेकिन ये मैंने मान लिया था। उनके बारे में पहली बात, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, आपको जब उसी ने मुद्दे पे बामशक्कत जेल में थे तो जेल में वो क्या काम करते थे ये जनता समझदार है, पढ़ लेगी और पता कर लेगी। दूसरी बात, इस देश की जनता से सिर्फ एक सवाल है, सावरकर की बहस में फंस के क्या आप वो 160 रुपए का टमाटर खरीदेंगे? क्या आप वो 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदेंगे? क्या इस देश में 500 रुपए का घी खरीदेंगे? आप सावरकर की बहस में लगे रहिए और आपको लूटने का काम ये लोग करते रहेंगे। नीरज, आखिरी वाला हिस्सा जो है, जो आपने आखिरी हिस्सा बोला, अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। वो डिबेट में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये डिबेट सावरकर पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आ जाऊंगा, आपसे क्लैरिफिकेशन आपको जरूर देना होगा, सावरकर पे आप दे दीजिएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी से कह दो कि साधारण जेल है, आधा वहीं मर जाता है, वो आधा तो वो वहीं मर जाता है। लेकिन अगर किसी से कह दो कि पूछले कि काला पानी की जेल है तुम्हें, तो क्या होगा सुन के मैं नहीं जानता। ये आपको बस सिर्फ अंदाजा लगाना है। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। जी 12 वर्ष कोल्हू में बैल की जगह सावरकर को लगाया गया था। अंग्रेज डरते थे, और किस लिए डरते थे और कांग्रेसी क्यों विरोध करते हैं, मैं तर्क देता हूं। 62 में चाइना के साथ जब प्रेम मोहब्बत की बातें चलती थी दिल्ली दूर बीजिंग पास, उस वक्त सावरकर ने नेहरू जी को पत्र लिखा, लगातार लिखा कि आपकी नीतियां गलत है, आपकी नीतियों के कारण ही भारत हार जाएगा, और भारत हार गया।
वहां से नेहरू को एक्सपोज किए थे। और एक बात और, इस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद से केवल और केवल 2 ही युद्ध हारा। दोनों युद्ध में सावरकर इनको कहते रहे आप गलत जा रहे हो। पहला युद्ध पीओके बना, दूसरा चाइना से हारे। दोनों में सेना जीती, नेहरू जी का नेतृत्व हारा, और दोनों समय सावरकर इनको एक्सपोज करते रहे। विरोध यहाँ नहीं है, ये तो हो सकता है, ये एक लॉजिकल बात है। विरोध इनका ये है कि सावरकर हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं और वहां पे विरोध खड़ा होता है, ऑफ कोर्स। लेकिन सावरकर पे डिबेट नहीं है, डिबेट और ये है कि मोदी जी कहते हैं जो डर गए वो मोदी नहीं। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर आए। दोहराया। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आज महाराष्ट्र बीजेपी मुंबई में बैठक करेगी। बीजेपी की यह बैठक शाम 7 बजे गरवारे क्लब में होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को इस अहम बैठक में बुलाया है। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी के भी कई विधायक मंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। हाल ही में अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। वो एनसीपी के 8 विधायकों के साथ बीजेपी शिंदे गुट में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को डुबोकर रख दिया। वहां बारिश की वजह से कुछ जगहों पर कमर तक पानी भर गया, जिसका एक डरावना वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक एम्बुलेंस कमर तक भरे पानी में फंसी नजर आई। और सैलाब के बीच 8 से 10 लोग उस एम्बुलेंस को पीछे से धक्का देते दिखाई दिए। एमपी के बुरहानपुर में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। शनवारा चौक इलाके में तो कमर तक बारिश का पानी भर गया और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो एम्बुलेंस फंसी दिखी। बताया गया कि वो एम्बुलेंस अस्पताल की ओर जा रही थी, लेकिन सैलाब से गुजरने के दौरान उस एम्बुलेंस के इंजन में पानी घुस गया और वो बंद हो गई, जिसके बाद धक्का देकर लोग उसे पानी से बाहर निकालते नजर आए। हालांकि गनीमत ये रही कि उस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। बुरहानपुर से ही बाढ़ का हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सड़कों पर कमर तक पानी भरा नजर आया। इस बाढ़ से लोग जूझते दिखाई दिए, क्योंकि वहां महज कुछ ही घंटों की बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब उमड़ा है और कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वहां आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बुरहानपुर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मोटरसाइकिल सवार पानी के बीच संघर्ष करता दिखा। उसे कई लोग धक्का देकर निकालते दिखे। वहीं कई जगह घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग कमर तक पानी में डूबकर जाते दिखे। वहीं एक वीडियो में एक ऑटो रिक्शा फंसा दिखा तो लोग उसकी मदद करते दिखाई दिए। इस बीच एक और तस्वीर में एक स्कूटर सवार भी सड़क पर आए सैलाब में फंसा दिखाई दिया। कई लोग मोटरसाइकिल को धक्का देकर जाते नजर आए। वहीं बुरहानपुर में आई इस बाढ़ के बीच एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम पहले रायपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रुख करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर पहुंचने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम 7500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2:30 बजे गोरखपुर जाएंगे, जहां गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे और करीब शाम 5 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुँचेंगे, जहाँ करीब 12,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जिधर भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लेकिन श्रद्धालुओं ने हार नहीं मानी और वो दर्शन करने के लिए घुटनों तक भरे पानी को पार कर मंदिर में पहुंच गए। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ बारिश का पानी भर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मंदिर जमीन के बजाय किसी नदी पर बना हो। मध्य प्रदेश के पन्ना में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि शहर में अचानक से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से पन्ना के धर्मपुर थाना क्षेत्र के पास कुछ राहगीर सड़क किनारे बने एक मकान में ही रुक गए। इस दौरान आसमान से बिजली गिरी और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। हादसे के बाद चीख पुकार मचने लगी। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उन तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आसमानी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बीते 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही मानसून की बारिश ने कोहराम मचा दिया। कहीं लोगों के घरों में पानी आ गया, कहीं सड़कें दरिया बन गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी दी। हालांकि बीते 4 दिन में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आसमानी बिजली गिरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फतेहपुर जिले के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 6 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद जिला प्रशासन ने दैवीय आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का सैलाब उतर आया। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि कोट्टयम में भारी बारिश से नदियों और नहरों के करीब बसे लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। यही नहीं, सड़कों पर बारिश का पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया, जिससे लंबा जाम भी लग गया। मौसम विभाग ने इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि पहले से हो रही बारिश ने केरल की कई नदियों में पानी के स्तर को बढ़ा दिया, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़क से लेकर इमारत तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया और लोगों को सड़कों पर करीब 2 फीट तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। मेरठ से जो तस्वीरें सामने आई उसमें गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। सुबह सुबह स्कूल के लिए निकले बच्चे भी गहरे पानी में साइकिल चलाकर जाते हुए दिखे, जबकि कुछ बच्चे घुटनों तक भरे पानी से होकर ही गुजरने को मजबूर थे। पानी के बीच एक टेम्पो खराब हो गया, जिसको टेम्पो चालक धक्का देकर ले जाता हुआ दिखा। अपने अपने घरों से काम के लिए निकले लोग भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी की वजह से बेहद परेशान दिखे। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जिधर भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लेकिन श्रद्धालुओं ने हार नहीं मानी और वो दर्शन करने के लिए घुटनों तक भरे पानी को पार कर मंदिर में पहुंच गए। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ बारिश का पानी भर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मंदिर जमीन के बजाय किसी नदी पर बना हो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मानसून की पहली बारिश से लोगों को जहां गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं जल भराव की वजह से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। और इस बीच हापुड़ के महमूदपुर गांव के पास बने अंडरपास में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें अंडरपास पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आया। इस दौरान वहां से कार गुजरी जो अंडरपास के करीब गहरे पानी में पहुंचकर बंद हो गई। कार सवार ने काफी देर तक कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कार बंद होने के बाद कार में बैठे 2 लोग बाहर निकलकर गाड़ी पर ही बैठ गए, जो अंडरपास में भरे पानी के निकलने का इंतजार करने लगे, क्योंकि नाली न होने की वजह से अंडरपास में भरे पानी को मोटर की मदद से निकालने का काम किया जा रहा था। राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। मतलब राजस्थान में अगले 24 घंटे तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी, जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है। क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से ही राजस्थान के बीकानेर, करौली, जयपुर और डूंगरपुर समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, लेकिन राजस्थान की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में पहुंच चुके हैं और उनका आगमन हो चुका है वाराणसी की धरती पर। वहां से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य आयोजन किया गया है। वहां पर उनका संबोधन होगा, संबोधन के दौरान क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है ये देखना होगा। लेकिन सावन की सौगात वाराणसी वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लेकर आए हैं। 29 योजनाएं ऐसी है जिनकी आधारशिला उनकी ओर से रखी जाएगी और इसी के साथ साथ कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी वासियों को देकर जाएंगे। इससे पहले वो गोरखपुर में थे। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में उन्होंने शिरकत की और कई बड़ी बातों का उन्होंने वहां पर जिक्र भी किया और उसके बाद वो सीधे गए गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर 2 वंदे भारत ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई और अब उनका काफिला पहुंच चुका है वाराणसी। वाराणसी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी की जनता इस वक्त काफी उत्साहित है। घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां भारी बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बारिश के दौरान वहां से आई कुछ तस्वीरों ने तो लोगों को डरा कर रख दिया।
क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती दिखी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी तो कई उस सैलाब में आधी डूबी हुई नजर आईं। सड़कों पर मटमैला पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और इस्लामाबाद में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब ये कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में और बारिश होगी, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में लगातार हो रही भयानक बारिश ने वहां के लोगों में दहशत पैदा कर दी। कई इलाकों में बाढ़ से ऐसा हाहाकार मचा कि लोगों को पिछले साल आए भीषण बाढ़ का मंजर याद आने लगा। क्योंकि पाकिस्तान में कई शहरों पर आसमान से मानो आफत बरस रही हो। भारी बारिश की वजह से वहां 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई। लाहौर में तो बारिश ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वहां बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से आई तबाही के बाद लोग इस बात से डर गए कि कहीं पिछले साल जैसे हालात न बन जाएं, क्योंकि 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से 1740 लोगों की मौत हो गई थी और 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, जाफराबाद और खैबर पख्तूनख्वा समेत कई इलाके पूरी तरह डूब गए थे। और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। वहां तेज बारिश के साथ आई आंधी में कई पेड़ तक गिर गए, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए और घंटों तक रास्तों पर जैम लगा रहा। सड़क पर दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में बेहिसाब बारिश की वजह से लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई, जब राफियाबाद इलाके में तेज आंधी बारिश के साथ बीच सड़क किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। हालांकि राहत बचाव दल की टीम ने पहुंचकर पेड़ हटाने का काम शुरू किया, लेकिन इस बीच लोग घंटों जैम से परेशान नजर आए। कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़े घमासान में ज्योति मौर्य खुद सामने आई और उन्होंने अपने पति के हर आरोप का खुलकर जवाब दिया। न्यूज 18 से बातचीत में ज्योति मौर्य ने आलोक पर एक बार फिर झूठ बोलने का आरोप मढ़ा और आलोक मौर्य के लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। न्यूज 18 से बातचीत में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने एक बार फिर पति आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि आलोक के सफाई कर्मी होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आलोक ने उन्हें अंधेरे में रखकर शादी की थी, उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है, ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला। एक रोज पहले ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड भी सामने आया था, जिसमें आलोक मौर्य के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा दिखाई दिया। इसी आधार पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक पर धोखा देने का आरोप मढ़ा और अब एक बार फिर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आज महाराष्ट्र बीजेपी मुंबई में बैठक करेगी। बीजेपी की यह बैठक शाम 7 बजे गरवारे क्लब में होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को इस अहम बैठक में बुलाया है। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी के भी कई विधायक मंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। हाल ही में अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। वो एनसीपी के 8 विधायकों के साथ बीजेपी शिंदे गुट में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को डुबोकर रख दिया। वहां बारिश की वजह से कुछ जगहों पर कमर तक पानी भर गया, जिसका एक डरावना वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक एम्बुलेंस कमर तक भरे पानी में फंसी नजर आई और सैलाब के बीच 8 से 10 लोग उस एम्बुलेंस को पीछे से धक्का देते दिखाई दिए। एमपी के बुरहानपुर में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। शनवारा चौक इलाके में तो कमर तक बारिश का पानी भर गया और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो एम्बुलेंस फंसी दिखी। बताया गया कि वो एम्बुलेंस अस्पताल की ओर जा रही थी, लेकिन सैलाब से गुजरने के दौरान उस एम्बुलेंस के इंजन में पानी घुस गया और वो बंद हो गई, जिसके बाद धक्का देकर लोग उसे पानी से बाहर निकालते नजर आए। हालांकि गनीमत ये रही कि उस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। बुरहानपुर से ही बाढ़ का हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सड़कों पर कमर तक पानी भरा नजर आया। इस बाढ़ से लोग जूझते दिखाई दिए, क्योंकि वहां महज कुछ ही घंटों की बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब उमड़ा है और कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वहां आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बुरहानपुर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मोटरसाइकिल सवार पानी के बीच संघर्ष करता दिखा। उसे कई लोग धक्का देकर निकालते दिखे। वहीं कई जगह घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग कमर तक पानी में डूबकर जाते दिखे। वहीं एक वीडियो में एक ऑटो रिक्शा फंसा दिखा तो लोग उसकी मदद करते दिखाई दिए। इस बीच एक और तस्वीर में एक स्कूटर सवार भी सड़क पर आए सैलाब में फंसा दिखाई दिया। कई लोग मोटरसाइकिल को धक्का देकर जाते नजर आए। वहीं बुरहानपुर में आई इस बाढ़ के बीच एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम पहले रायपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रुख करेंगे।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर पहुंचने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम 7500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2:30 बजे गोरखपुर जाएंगे, जहां गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे और करीब शाम 5 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुँचेंगे, जहाँ करीब 12,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जिधर भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, लेकिन श्रद्धालुओं ने हार नहीं मानी और वो दर्शन करने के लिए घुटनों तक भरे पानी को पार कर मंदिर में पहुंच गए। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ बारिश का पानी भर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मंदिर जमीन के बजाय किसी नदी पर बना हो। मध्य प्रदेश के पन्ना में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि शहर में अचानक से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से पन्ना के धर्मपुर थाना क्षेत्र के पास कुछ राहगीर सड़क किनारे बने एक मकान में ही रुक गए। इस दौरान आसमान से बिजली गिरी और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। हादसे के बाद चीख पुकार मचने लगी। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उन तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आसमानी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बीते 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही मानसून की बारिश ने कोहराम मचा दिया। कहीं लोगों के घरों में पानी आ गया, कहीं सड़कें दरिया बन गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी दी। हालांकि बीते 4 दिन में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आसमानी बिजली गिरने की कई घटनाएं सामने सुबलाम मलया जशितलाम सच्च श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ गाएंगे वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करता हूं और एवी ब्रदर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हाँ, मोबाइल जरूर, अपना मोबाइल जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कोशिश में तो ये रहते हैं कि हम आपको आगाह करते रहें, बताते रहें। उड़ीसा वाले कम बोलेंगे जरा, लेकिन बातचीत का सिलसिला मैं एक बार फिर से शुरू करता हूं। जगदीश जी खत्म हो गए और सबसे पहली बात जो उन्होंने आज बात कही थी, और वो ठीक है, कोई बात नहीं। जो डर जाए वो मोदी नहीं, जो डर जाए वो मोदी नहीं। जी प्रतीक जी, आपकी बात, आपके शो का बहुत अच्छा कार्यक्रम। जो डर जाए वो मोदी नहीं। अंधभक्त विचलित ना हो, जो मैं बात करने जा रहा हूं भाई। जब देश चौराहे पर बुला रहा था तो मोदी जी आप क्यों डर गए? जब किसान तड़प रहा था तो मोदी जी आप क्यों डर गए? जब जवान मर रहा था तो मोदी जी आप क्यों डर गए? जब पेट्रोल डीजल बढ़ रहा था तो मोदी जी आप क्यों डर गए? जब महिला के साथ अत्याचार हो रहा था तो मोदी जी आप क्यों डर गए? जब ब्रिजभूषण आपकी बेटियों का अपमान कर रहा था तो मोदी जी आप क्यों डर गए? जब किसानों पर जीप चढ़ाई जा रही थी तो मोदी जी आप क्यों डर गए? जी जी, भाई आपको बोलना है, पहले जवाब इधर दिलवा दे फिर आऊं, या आप ही पहले बोलेंगे?
आए ये शो दरअसल मैं आया बाजी आप ही के पास आया। ये शो दरअसल किसी प्रवक्ता का नहीं है, ये शो दरअसल आप ही का है, पाजी का है, आप सारे लोगों का। अगर बीच में कह देंगे मुझे बोलना है तो फिर मैं कुछ भी करूं, लेकिन आप ही को बोलना है। जी क्या नाम है पाजी आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, पटियाला से आया हूं मैं। हाँ, क्या बात है। मैं वो बात नहीं बोलूंगा मोदी सरकार क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा। जब देश की आजादी 1947 में हमारे देश के पास अनाज भी खाने के लिए नहीं था, और इस देश में ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ क्या था हमारे पास? एक भूखमरी, और एक क्या था हमारे पास? ठूठा पकड़ा हुआ। मैक्सिको कंट्री के अंदर मैक्सिकन अमेरिका ने बंद की, पंजाब ने जय जवान और जय किसान का नारा हमारा, तब हिंदुस्तान अपने पांव पे खड़ा हुआ। अगर आज मोदी सरकार है, मेरे को कोई इसे गुस्सा नहीं है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन 125 करोड़ जनता, 85% किसान के बेटे दर दर भटक रहे रोजगार के लिए। मैं नहीं कहूंगा जय जवान जय किसान, किसान को बचाओ, सबसे बड़ी इंडस्ट्री देश की किसान है। जी नहीं आया बिल्कुल, बीजेपी भी जवाब देगी, जरूर। मैं कभी बगैर बोले भी रह लिया करो, घर में तो बोल नहीं पाते हो, यहाँ चले आते हो बोलने, वहां पर तुम्हारी चिट्ठी पिट्ठी को में रहती है घर में। मेरा पूछना है, जितने भी पार्टी के लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो उलझ के रह गया है फाइलों के जाल में, जो उलझ के रह गए हैं फाइलों के जाल में, रोशनी उस गांव में पहुंचेगी कितने साल में? ये बोलना था आपको। जी नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी आगे आना चाहते हैं, इजाजत है आपको। जी क्या कर जी। सबसे पहले उन्होंने रोशनी की बात कही, पाजी ने किसान की बात कही, आपको मैं प्रणाम करता हूं, और सबके जनता का जवाब देने का, जिम्मेदारी के साथ जवाब देने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि उस पार्टी के संस्कार से जो जनता को सुनता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा किसान की और नेहरू जी की बात कही, मैं आदर के साथ कहता हूं, देश के सारे प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, लेकिन बात केवल नेहरू की क्यों? शास्त्री जी, सर पटेल जी और भी लोग थे, उनके मेहनत को दबाइए मत। और दूसरी बात, इन्होंने कहा रोशनी की बात, सर देश की आजादी के बाद पहली बार 18,000 गांव में मोदी सरकार ने रोशनी पहुंचाई है। और दूसरी बात, जो डर गया वो मोदी नहीं है, जो देश के लिए समर्पित हुआ वो मोदी है। और इन्होंने जवान की बात कही, किसान की बात कही, मैं बीच में नहीं बोला हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं, जो सेना का मैं बोल रहा हूं, आप लोग पता नहीं, जैसे ही हम आते हैं चुप हो जाते हैं। गजब है आप, आराम तसल्ली के साथ। जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल से मैं शो कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये बात है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से आया हूँ। बिट पूरा कंप्लीट करने दीजिए। जी प्रतीक जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ विषय उठाए, एक जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर जनता के सामने विषय रखना जरूरी है। जो सेना के साथ खड़ा रहे वो मोदी, जो सैनिकों के ऊपर सवाल खड़ा करे वो राहुल गांधी, जो देश का मान बढ़ाए वो मोदी, जो विदेश में जाके देश का बदलाव करे वो मोदी, जो देश की महिलाओं को सुरक्षा दे वो मोदी, जो बलात्कार पर चुप रहे वो राहुल गांधी। ये है देश की सच्चाई। और दूसरी बात, मोदी जो सेना को मरवा रुको भाई, रुको एक मिनट, हाँ जी जनाब, भाई मैं आ रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ, बोला एक मिनट, आराम से। जी 2029 में मैं भगा दूंगा तुमको 2 मिनट के अंदर। वहां बैठेंगे, वहां जाएंगे, आप चुपचाप बैठेंगे। आप बहुत विनम्र आदमी हैं, आपकी क्वालिटी ये है कि आपकी अपनी विनम्रता मत छोड़िए, आप बहुत विनम्र आदमी। अरे आप बैठिए। 2029 में राष्ट्रवाद और विकासवाद ही आएगा, 29 में, 24 में तो आया हुआ ही है। मतलब बोल गए आप, यहाँ सुन भी ना पाया कोई। भाजपा रुकिए,
2029 में राष्ट्रवाद और विकासवाद ही आएगा। 29 में? अरे 24 का बताइए। 24 में तो ऑलरेडी है, 24 में ऑलरेडी है। प्रतीक भाई, अभी भाई साहब ने बोला अंधभक्ति की, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, उस राहुल गांधी को बाहर निकाल दो राजशाही से, अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। कहां से आना हुआ जनाब? चुपचाप बैठो भाई। अनवर, मुझे मालूम है कि मुझे माइक कहां पे हटाना है, इसलिए तसल्ली के साथ बैठिए। उमस ज्यादा है, पानी पीजिए, कम होगी। जी प्रतीक जी, मेरा नाम संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा जी, कहां से आना हुआ आपका? प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं। प्रतापगढ़ से, गंगा के किनारे से। बताइए भाई, 24 पे बोलेंगे कि 29 पे बोलेंगे कि अभी के बारे में बोलेंगे? प्रतीक जी, मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस बैठी, बीजेपी बैठी है, यहाँ पे मुद्दे की बात क्यों नहीं होती? शिक्षा, बेरोजगारी, इसकी बात कोई नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? इसकी बात कोई नहीं करना चाहता। मोदी बनाम कांग्रेस, राहुल बनाम मोदी, इसकी बात छोड़ के शिक्षा, आज युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसमें कितनी जो है क्या बोलते हैं महंगी फीसें हैं। जितने यहाँ पे पेरेंट्स खड़े हैं, अगर कोई बतावे शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए स्कूल में कितनी महंगी फीसें हैं, इसकी भी कोई बात करना चाहता है? इसमें भी कोई बात करना चाहता? जी मैं एक मिनट आया। एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जब यह राहुल प्रियंका गांधी सेना के जो प्रवक्ता हैं, जब ये कहते हैं कि मोदी डर गए, किसानों के साथ जब गलत हो, किसान जब परेशान थे तब डर गए, इनके डर की परिभाषा क्या है मेरे समझ से बाहर है। और यहाँ पे खड़ी जनता भी कितना समझ रही है, मुझे मेरी सबके समझ से बाहर है। जब पाजी कहते हैं किसानों की बात, जब पाजी किसानों की बात कहते हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसमें मिट्टी की जांच करके रिपोर्ट दी जा सके किसानों को, किसने लाई? मोदी सरकार ने लाई। उसके बाद किसान फसल बीमा योजना किसने लाया? इसी सरकार ने लाया। उतना ही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसने बनाया, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं पैसे किसानों को। वैसे सुनो, चुपचाप सुनो। वैसे नियम ये कहता है, जो हल्ला मचाए उससे मत पूछो, जो जरा सा भी हल्ला मचाए उससे तनिक भी ना पूछो, ज्यादा हल्ला मचाए उससे 7 जन्म ना पूछो। ये नियम है मेरे शो का। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, माफी दे रहा हूं। अगर दोबारा हल्ला मचाया तो याद रखना, शो के बाहर जाओगे तुम, ठीक है ना? उंगली नीचे रखो, बोलो। सर, कक्षा 3 में हमने पढ़ा था भारत। क्या नाम है? तो भूल गया। कुलदीप यादव। कुलदीप कहाँ से आना हुआ? यूपी जौनपुर से है। यूपी जौनपुर से, ठीक। और कक्षा 3 में बोल ले दो। 4-5 आदमी लेके चले हैं क्या जौनपुर से? एक आदमी चुपचाप खड़े रहो, जो बोलो। कक्षा 3 में पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मैं 2 सीएम के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि कहानी में भी यही दर्शाया गया था। आज शिवराज सिंह जी बिल्डिंग गिरवा दे रहे हैं, ये न्याय नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी जी घर ढा दे रहे हैं, ये न्याय नहीं है। न्याय ये है, जो जुल्म किया है उसको दंड देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, और हिंदुस्तान के मेरे सभी भाई बहन पढ़े हैं, अब उनको ये जान लेना जरूरी है कि अत्याचारी। गजब यादव जी, है जी, की रक्षा करने वाले यदुवंश हैं। गजब यादव जी, वही लोकतंत्र जिसमें कहते हैं कि बेटों से गलती हो जाती है। अरे झाड़ा रहा कलेक्टरगंज को टोपी पहन, द्रौपदी का चीर पे झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कुर्ता पहने टोपी डांस, झाड़ा रहो कलेक्टरगंज। आया, क्या नाम है बेटा? सर, शेर सिंह नाम है मेरा। बोलो। सर, हमने जब बीजेपी को वोट दिया था तो गरीब। एक मिनट, ऑटो वाले भैया। सर, हमने जब बीजेपी को वोट दिया था, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर दिया था। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर वोट दिया था। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप आगे आइए। सर, बेरोजगारी का आलम तो ये है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर हम लोगों ने 2020 में वैकेंसी। कल ये सवाल फिर भी, कल भी आया था सवाल, ये आज भी आया। आपने बोला कल, आप ही कल थे? अच्छा, ठीक है। बुलाने के लिए तो सर 2020 में वैकेंसी आई थी, 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। 458 वैकेंसी है बैरक सुपरवाइजर और ड्राफ्ट्समैन की, उनकी इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का था, उसका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं है। कल एक लड़का आया था बिहार से, तो उन्होंने सवाल पूछा था, तो बीजेपी की प्रवक्ता एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि लालू यादव से पूछिए। उनको यही नहीं पता कि एनटीपीसी की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पहली चीज। दूसरी चीज सर, महंगाई का भी आलम यह है कि टमाटर 200 रुपए किलो हो रहा है, और उसका जो गवर्नमेंट बोल रही थी
सर गवर्नमेंट बोलती है टॉप स्कीम लेके आए, टोमेटो ऑनियन पोटैटो, वो सारी स्कीम फेल हो गई इनकी। इन्होंने बोला कि पीएम किसान योजना लाए हैं, 6,000 रुपए देते हैं साल भर में किसानों को, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। सर नीरव मोदी हैं या फिर जो भी बैंकिंग सेक्टर में घोटाला सर, एनपीए इतना बढ़ चुका है गवर्नमेंट का, एनपीए इतना बढ़ चुका है बैंक में कि उसका भी कोई कुछ नहीं होता। सर सबसे लास्ट जी मैं बोलो जल्दी बोलो। ये पूछो 6 मोदी जी के राज में 6, क्या नाम है आपका? भूदेव नाम है मेरा। 6,000 भूदेव नाम है, 6,000 रुपया मिलते हैं। और जो हड का वाल्व जो पड़ता था 10 लाख का, आज मोदी जी की वजह से ही 50,000 में मिलता है। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के राज में सरसों 2,000 रुपया कुंटल बिकती थी, आज किसानों की जो सरसों है मोदी के राज में 8,000 रुपया कुंटल बिकी है। जी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, प्लीज, बहुत गंभीर मुद्दा है। नौकरियों को लेकर निश्चित तौर से एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वैकेंसीज, फ्रेश वैकेंसीज ज्यादा आनी चाहिए, यह बिल्कुल तय होना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम हो जाते हैं, इंटरव्यूज की डेट पेंडिंग रहती है, नहीं, ये होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण युवाओं की बातें हैं जो सरकार तक जानी चाहिए, निश्चित तौर से सरकार की जानी चाहिए। मैं इसके आपके साथ इस मुद्दे पे खड़ा हूं। एक एग्जाम 2020 में होता है, पेंडिंग पड़ा रहता है 2023 तक, ये ठीक नहीं है, ये किसी के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए भविष्य के लिए। जी अब इसको डिफेंड मत करिएगा। डिफेंड नहीं कर रहा हूं सर, दूसरा पक्ष है। मैं जानता हूं कि मेरे घर में भी बच्चे हैं। 2021 के बाद कोरोना काल में 1 साल रुका था, सरकार, आप लोगों ने याद किया होगा, कभी 71,000 रोजगार दिया जाए, हर बार प्रधानमंत्री जी रोजगार। मैं कह रहा, मेरी बात सुनो, अमित मेरी बात सुनो। अमित, मैं तुम्हारी, अनवर चुपचाप बैठ जाओ, लास्ट शो होगा ये, चुपचाप बैठ जाओ। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन 75,000 आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नौकरियों में रिटर्न हो जाता है, पेंडिंग पड़ी रहता है इंटरव्यूज, उनको तत्काल प्रभाव से निस्तारण होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी जी सर, मैं शुरू से बीजेपी को वोट दे रहा हूं 4 चीजों पे, राम मंदिर के लिए और 370 हटाने के लिए, यूसीसी के लिए और जनसंख्या कंट्रोल के लिए। राम मंदिर बन रही है, 370 हट गया है, यूसीसी चर्चे में है और पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा, मोदी लाएंगे, बीजेपी लाएगा।